गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है सी नैना टाक और मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर EBST। हम बात कर रहे थे स्कूल लेक्चरर वैकेंसी की। RPSC स्कूल लेक्चरर वैकेंसी में हम लोगों ने जो क्लासेस स्टार्ट की है उसमें हम आए हैं टॉपिक नंबर 2 पर, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी हम लोगों ने अभी तक जो कर लिया था वो है कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट, नेचर, सिग्निफिकेंस, और हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्योल की प्रिंसिपल्स। फ्योल की प्रिंसिपल्स में हमने सबसे पहले फ्योल के बारे में पढ़ना शुरू किया था। फ्योल के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फ्योल एक फ्रेंच मैनेजमेंट थियरिस्ट था जो कि ग्रेजुएट था माइनिंग इंजीनियरिंग में, और जिसने क्या किया था, ये फ्योल की 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। उसके अलावा इसने क्या दिया था, उसने जो जितनी भी एक्टिविटीज होती है किसी भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की, उसको 6 ग्रुप्स में बांटा था। कौन कौन से ग्रुप्स थे? टेक्निकल, कमर्शियल, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। इन 6 ग्रुप्स में बांटा था। फिर हमने पढ़ा था कि उसी ने डिफरेंशिएट किया था टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स में कि दोनों अलग अलग हैं। फिर हमने पढ़ा था कि वो फर्स्ट वन था जिसने ये 4 फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया था। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर पॉडकास्ट में से मैंने आपको बोला था फर्स्ट 4 आप ले लीजिएगा। इसमें स्टाफिंग नहीं होता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, PODC होता है। और उसके अलावा इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। मैंने आपको इसमें भी बताया था कि एक होगा फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि आपका रहेगा टेलर। साइंटिफिक से मैंने टी लेटर से बताया था, वो टेलर होगा। ये है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। उम्मीद है आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्योल के प्रिंसिपल्स। चलिए हम फ्योल के पहले प्रिंसिपल से बात करते हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है फ्योल का वो है डिवीजन ऑफ वर्क। क्या होता है डिवीजन ऑफ वर्क? एक सिंपल से एग्जांपल से समझिए। आपने अपने घर में या आसपास में कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन होते देखा होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या आप लोगों ने ये नोटिस किया है कि अलग अलग तरह के मजदूर आते हैं, है ना? भाई एक ठेकेदार होता है, उसके अलावा अलग अलग टाइप के मजदूर आते हैं कि भाई ये वाले हैं, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। या इसमें भी हम इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं कि आपने एक पूरा कॉन्ट्रैक्टर को अपना काम दे दिया, तो अब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अलग अलग कैसे होगा कि जैसे जो आपके घर का कंस्ट्रक्शन वाला काम है वो अलग लोग करेंगे, जो आपके घर का इलेक्ट्रिक फिटिंग वगैरह का जो काम है वो अलग करेंगे, पानी की फिटिंग वाले जो टीम होगी वो एक अलग होगी। उसके अलावा जो इंटीरियर वाला जो आपका होगा, डिफरेंट टाइलिंग वगैरह या जो भी और इंटीरियर्स वगैरह होंगे वो होंगे अलग। तो ये अलग अलग लोग होंगे। फिर इनके अंडर भी अलग होंगे कि भाई कंस्ट्रक्शन वाले जो हैं इनके अंडर भी फिर अलग अलग मजदूर हैं, जो कि एक जो है वो इस चीज का काम कर रहा है, एक उस चीज का काम कर रहा है। मतलब एक ईंटें रखने का काम कर रहा है, एक जो भी सीमेंट वेमेंट का करना होता है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। ये बेस्ट एग्जाम्पल है डिविजन ऑफ लेबर का। कैसे? सबसे पहले एक पर्सन है जिसने डिवाइड किया है सारे काम को अलग अलग टुकड़ों में। हर एक काम को हमने बोल दिया ये एक जॉब है। भाई पूरा घर बन रहा है, वो एक पूरा काम है, लेकिन वो घर पूरा एक ही पर्सन थोड़ी बना रहा है। वो कैसे हो रहा है, उसको डिवाइड कर दिया अलग अलग कामों में। अब आपने नोटिस किया होगा कि भाई अलग अलग ये इंचार्ज हो गए, ये इस चीज का, इस चीज का। अब जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो इनसे डिस्कस कर लेता है, ये अपने अंडर वाले जो मजदूर हैं उनसे बात कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी जो पूरा एक काम है उसको टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, अलग अलग स्मॉल टास्क या स्मॉल जॉब्स में, और फिर उन जॉब्स को जो परफॉर्म किया जाता है वो अलग अलग लोगों के थ्रू किया जाता है। इससे होता क्या है, तो देखिए आपने नोटिस किया होगा कि जो मानिए ईंटों वाला जो भी पर्सन है जो लेकर के आ रहा है, उसको वो काम करते करते इतने साल हो चुके हैं कि उसको उस काम में रिपीट होते होते बहुत कम टाइम लगने लग गया है। यानी कि होने क्या लगा है, रिपीटेशन की वजह से वो उस काम में एक्सपर्ट हो गया है, स्पेशलाइज्ड उसको वो चीज करने की जो है नॉलेज या स्किल, आप कुछ भी कह सकते हैं, जिस भी तरह का काम है वो आ गई है। अब क्या हो रहा है, वो वही काम फास्ट कर पा रहा है। अगर आप और मैं पेंट करने जाएं एक रूम में, हम हो सकता है शौकिया तौर पर ऐसे सोच ले तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जबकि जो पेंटर्स हैं वो ये काम क्योंकि बहुत टाइम से कर रहे हैं तो उनको करते करते उतने ही एफर्ट में वो ज्यादा काम कर पाएंगे। तो फ्योल ने बोला कि आप क्या कीजिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम इस तरह से डिवाइड कीजिए कि
अलग अलग काम को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दीजिए और हर एक टुकड़े को करने के लिए, हर एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए अलग पर्सन रखिए। उस पर्सन से वही काम बार बार जब आप करवाएंगे तो पहली चीज तो वो उस काम में तेज हो जाएगा, मतलब कि उसकी स्पीड अच्छी हो जाएगी और वो उस काम में स्पेशलाइज नॉलेज रखने लग जाएगा। ठीक है, इसी का है डिवीजन ऑफ वर्क। इसे आप चाहें तो बैंक में भी देख सकते हैं। बैंक में ये चीज बहुत अच्छे से ये प्रिंसिपल यूज में लिया जाता है, जहां आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स होते हैं अलग अलग काम के लिए। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं कि आपको बुकिश क्या चीज दी हुई है। होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क या जॉब। जो पूरा काम है उसको डिवाइड कर दो छोटे छोटे टास्क में। हर जॉब जो है उसको आप असाइन कर दो किसी स्पेशलिस्ट को, मतलब किसी ऐसे पर्सन को जो कि उसको करने के लिए कॉम्पिटेंट है। किसी ऐसे पर्सन को वो काम दे दो जो उसको करने के लिए कॉम्पिटेंट है। इससे क्या होगा, इससे पहली बात तो ये टास्क हो जाएगा सिंपल, फिर बार बार रिपीटेटिव परफॉर्मेंस की वजह से एक तो स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और फिर धीरे धीरे हो जाएगा स्पेशलाइजेशन, यानी उसी काम में वो पर्सन एक्सपर्ट हो जाएगा। अब वो सेम एफर्ट भी लगाएगा ना तो भी वो काम करेगा ज्यादा अच्छे से। आ गई बात समझ में? ठीक है, किस बेसिस पे हम डिवाइड करें काम? देखिए शुरू में भी हमने बात की थी, जो कॉम्पिटेंट है आप उसी को काम दो। तो अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेंस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। जैसे अगर अकाउंटेंट का काम है, अकाउंटेंसी का काम है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप किसको दोगे? अकाउंटेंट को दोगे ना वो वाला काम, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट है, क्योंकि उसको उसके बारे में नॉलेज है, उसमें स्किल्स है, एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, आप कुछ भी बोल दीजिए, इसलिए उसको दोगे आप ये काम। तो अलग अलग पर्सन को अकॉर्डिंगली ये काम दिए जाने चाहिए, अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेंस, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। इसका मेन जो एडवांटेज है वो क्या है? स्पेशलाइजेशन। मेन एडवांटेज क्या है इसका? स्पेशलाइजेशन। ये हुआ हमारा कौन सा प्रिंसिपल? फर्स्ट। क्या नाम था इसका? इसका नाम था डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? डिवीजन ऑफ लेबर में हम लोगों ने पढ़ लिया कि काम को टुकड़ों में तोड़ दो और हर एक जो काम है, हर एक जो स्मॉल टास्क है वो कॉम्पिटेंट पर्सन को दे दो। वो रिपीट जब उसको करेगा तो वो उसको करने में स्पेशलाइज हो जाएगा और काम आपका इफेक्टिव वे में होगा, एक्यूरेसी के साथ होगा, कम गलतियां होंगी और फास्ट होगा। चलिए चलते हैं हमारे सेकंड प्रिंसिपल में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए भी एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखिए एक तराजू होती है और उस तराजू के दो पलड़े होते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि एक साइड होती है अथॉरिटी और दूसरी साइड क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात ये है कि दोनों रहने चाहिए बैलेंस्ड। कैसे? जैसे मैं आपको एक काम कहती हूँ, मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं आपके सुपीरियर उस पर हूँ, मतलब बॉस वाले मोड पे, तो मेरे पास अथॉरिटी है। अथॉरिटी का पहले मैं मतलब समझा देती हूँ। अथॉरिटी का मतलब मेरे पास में राइट है कि मैं आपको कमांड दे सकती हूँ, मैं आपको ऑर्डर दे सकती हूँ और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उसको मानना पड़ेगा। अब मैंने आपको ये बोला कि आप एक काम कीजिए, आपको कल हमारे यहाँ पर एक इवेंट होने वाला है, तो आपको इस इवेंट के लिए ना ये सब डेकोरेशन या ये सब प्रिपरेशंस करवानी है। ठीक है, मैंने आपको ये चीज बोल दी। अब आपको मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको ये तैयारियां करनी है, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए मैंने आपको कोई अथॉरिटी नहीं दी। यानी मैंने आपको कहा बस ये आपको तैयारियां करवानी है, आपको मैंने कोई पावर नहीं दी कि आप किसी अपने सबऑर्डिनेट को या किसी को भी उस चीज के बारे में कोई ऑर्डर दे सके, या फिर आप वो काम करवाने के लिए कहीं से कुछ पैसा खर्च कर सके, मार्केट से कुछ लेकर आ सके, जो भी आपके अंडर लोग हैं उनसे कुछ करवा सके। तो बताइए क्या आप वो काम परफॉर्म कर पाएंगे? अगर करेंगे भी तो आपको बहुत मुश्किल होगी। कैसे? आप बार बार हो सकता है फोन करके मुझे बोलेंगे या बार बार आकर के मेरे कैबिन में मुझे पूछेंगे कि ये काम कैसे करना है, ये इतने रुपए का मिल रहा है, ये ले आऊं क्या, ये नहीं लाऊं क्या। ठीक है, तो होता क्या है, अगर आप किसी को काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दें तो साथ में आपको उसको क्या देना पड़ता है? अथॉरिटी भी देनी पड़ती है, क्योंकि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना जरूरी है। तो इस केस में बनती है दो सिचुएशन। अगर अथॉरिटी ज्यादा हो तो क्या होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो तो क्या होगा। मतलब मैंने आपको काम की जिम्मेदारी तो दे दी, पर उसे करने की जितनी पावर्स आपको चाहिए थी वो पावर्स मैंने आपको नहीं दी। तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपको काम करने में हो जाएगी डिले, आप बहुत धीरे काम कर पाएंगे। इसलिए धीरे कर पाएंगे क्योंकि आपके पास में जो उस काम को करने के लिए पावर्स चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, वो नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है, जैसे मैंने अपने पास रखी, मैंने अथॉरिटी बहुत ज्यादा रख ली अपने पास में कि सब कुछ मुझसे पूछ के करो, लेकिन जिम्मेदारी मैं परफॉर्म नहीं कर रही हूँ। यानी अगर किसी के पास में अथॉरिटी ज्यादा हो तो फिर क्या होगा? तो फिर होगा उसकी पावर का मिसयूज। ठीक है, यानी कि दोनों ही सिनेरियो में
ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत खराब बात है। अगर आप चाहते हैं काम एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब एकदम टाइमली हो, तो उस केस में जरूरी है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना। ठीक है, तो देखिए, देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। What do you mean by authority? Authority means a right to give order to subordinate. आप ऑर्डर दे सकते हैं, ये अथॉरिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ड्यूटी, जो कि किसी सबॉर्डिनेट को माननी है। वैसे तो आप यहाँ तक तो इसको ये भी समझ सकते हैं कि एक पर्सन के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, उसकी बात उसको ऑर्डर दे सके और दूसरा मान सके, यहाँ तक तो ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन आगे हम बात करते हैं बैलेंस या पैरिटी क्यों चाहिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अगर बैलेंस होगा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, मतलब जो काम मुझे करना है और मेरे पास उसको करने की पावर्स भी हो, तो फिर एक तो टाइम पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी होती है और अपनी अथॉरिटी का मिसयूज भी नहीं होता। यानी आप हर लेवल पर जब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड कर रहे हो, उस टाइम पे आप ध्यान रखिए कि आपको बैलेंस बना करके चलना है। ना किसी को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, वरना उस पर बर्डन बहुत हो जाएगा, और क्योंकि पावर कुछ नहीं तो वो कर कुछ नहीं सकता, और अगर आप उसको अथॉरिटी ज्यादा दे दोगे तो वो उसको मिसयूज करने लग जाएगा। अच्छा, कितने टाइप्स की अथॉरिटी होती है? 2 टाइप की, एक ऑफिशियल और एक पर्सनल। ऑफिशियल अथॉरिटी का मतलब है कि जो हम एक ऑफिस लेवल पे जो हम कमांड दे सकते हैं ना, तुम्हें ये करके रखना है, तुम्हें टाइम पर कल इतने बजे पहुंचना है, तो वो अथॉरिटी टू कमांड। और पर्सनल का मतलब हुआ इंडिविजुअली, पर्सन वाइज भी अथॉरिटी होती है कि एक इंडिविजुअल जो मैनेजर है वो एज अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई अथॉरिटी यूज कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं पर्सनल। ठीक है, क्या अथॉरिटी सिर्फ फॉर्मल होती है? नहीं, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होती है। देखिए, ऑफिशियल पर्सनल दोनों होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होती है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? अगर अथॉरिटी तो है कम लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज्यादा, तो क्या होगा? तो अपनी ड्यूटीज जो है सबॉर्डिनेट टाइम से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर अथॉरिटी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? मिसयूज ऑफ पावर। डन। ये था हमारा दूसरा प्रिंसिपल, जो कि सिर्फ इतना सा कहता है शॉर्ट में, बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। चलिए, अब चलते हैं हमारे थर्ड प्रिंसिपल पे। जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है वो क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब आप सभी जानते होंगे। ठीक है, डिसिप्लिन मतलब क्या? मतलब हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सोचते हैं, बनाते हैं अपने लिए, और हम उनको फॉलो करते हैं। इसी फॉलो थ्रू करने को हम कहते हैं डिसिप्लिन, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना, अडेयर करना, इसे हम कहते हैं डिसिप्लिन। तो जिसकी डेफिनेशन है ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसी को हम क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वर्ड जहां आएगा वहां पर दूसरा वर्ड जो आएगा वो आएगा सिस्टमैटिक। अगर आपको सिस्टम के साथ काम करना है, एकदम प्रॉपर तरीके से काम करना है, तो फिर डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ये सिस्टमैटिक वर्ड आपको डिसिप्लिन में जरूर मिल जाता है। तो डिसिप्लिन क्या है? रूल्स रेगुलेशंस को मानना है डिसिप्लिन। क्यों जरूरी है? सिस्टमैटिक वर्किंग के लिए जरूरी है। सारी ऑर्गेनाइजेशंस में होना चाहिए, हर लेवल पर होना चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन होने के लिए अच्छे सुपरवाइजर्स होने चाहिए, सही अग्रीमेंट होना चाहिए रूल्स के लिए। भाई ऐसा नहीं कि मैं बॉस हूं तो मैंने जो बोल दिया बस वही रूल मानना है, नहीं। रूल्स मेरे लिए भी, आपके लिए भी क्लियरली अग्रीड रूल्स होने चाहिए, फेयर रूल्स होने चाहिए, पता होने चाहिए ये रूल्स है, हमें इनको फॉलो करना है, मैं भी करूं आप भी करें, मतलब सुपीरियर भी करे और सबऑर्डिनेट भी करे। और जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, जब पेनल्टी लगाई जाए, डिसिप्लिन में पेनल्टी का मतलब क्या है? जैसे मानो मैंने बोला कि आपको इतने बजे पहुंचना है, अगर आप देरी से आएंगे तो आपके आधे दिन की सैलरी कटेगी या फिर आपको कोई फाइन देना पड़ेगा, तो उसको सही तरीके से अप्लाई किया जाए। ये नहीं कि एक फेवरेट कोई सबऑर्डिनेट है उसके लिए तो आपने बोल दिया कोई बात नहीं, आधे घंटे लेट हो गए आ जाओ, और कोई दूसरा पर्सन है जिससे आपकी इतनी अच्छी बनती नहीं है तो उसके साथ आपने क्या किया, वो अगर 15 मिनट भी लेट हुआ तो आपने उसके ऊपर फाइन इम्पोज कर दिया। इस तरह से नहीं होना चाहिए। ऑल्दो ये हम बाद में इक्विटी में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ही इस पॉइंट में भी आता है। ठीक है, वाई डिसिप्लिन? डिसिप्लिन से क्या होता है? देखो, बड़ा स्मूथ रनिंग होती है, बिजनेस बड़ा आराम से चलता है। सिस्टमैटिक वर्ड, अगेन मैंने आपको कहा था, काम बड़ा सिस्टम से होता है, सिस्टमैटिक तरीके से होता है। और क्योंकि सब कुछ एकदम फेयर है, एकदम सही से है, तो फिर आप लोगों के रिलेशंस कॉर्डियल होते हैं, अच्छे होते हैं मैनेजमेंट के और एम्प्लॉयज के। और अगर इतना डिसिप्लिन है, इतने अच्छे रिलेशंस है, सब कुछ इतना फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, तो ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी अच्छी होती है। तो डिसिप्लिन में मुझे कुछ अलग से एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखिएगा 2 वर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड सिस्टमैटिक वर्किंग। ठीक है, चलिए आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे,
जो कि है नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, जो कि है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये दो प्रिंसिपल्स होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड की। जब आप स्कूल में थे तो कभी आपके साथ शायद ऐसा हुआ होगा कि एक आपकी कोई क्लास टीचर एकेडमिक्स में जो भी हैं, और एक आपके कोई स्पोर्ट्स म्यूजिक वाले जो भी टीचर हैं, यानी को करिकुलम वाले जो भी होते हैं वो। कभी ऐसा हुआ है कि एक ही सेम पीरियड में उन क्लास वालों ने बोल दिया तुम्हें मेरी क्लास अटेंड करनी है, और जो म्यूजिक वाले हैं उन्होंने बोल दिया कि नहीं तुम्हें मेरे म्यूजिक वाले पीरियड में आना है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, जो भी आ रहा है, एंड यू आर पार्टिसिपेटिंग इन इट, तो आपको आना जरूरी है। और आप फंस गए हो उस सिचुएशन में कि अब मैं किसकी बात मानूं, क्योंकि मेरे हो गए हैं 2 बॉस, तो अब मैं किसकी बात मानूं, ठीक है। वही सिचुएशन यहाँ पर अगर ना हो पाए, इसके लिए एक प्रिंसिपल दिया गया है यूनिटी ऑफ कमांड का, जो कि ये कहता है कि आपका एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस होना चाहिए। एक टाइम पे एक पर्सन को एक ही बॉस से ऑर्डर्स रिसीव होने चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो एक मैनेजर कह रहा है मेरा ये काम हो जाना चाहिए, दूसरा मैनेजर कह रहा है मेरा ये काम हो जाना चाहिए, और इस चक्कर में वो पर्सन कंफ्यूज है कि कौन सा काम करे, और वो शायद दोनों के ही काम उतना प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है, या फिर उसको बहुत लेट हो रही है, प्लस उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा इससे। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या बताता है कि ये एक सबऑर्डिनेट है, इसको 2 बॉसेस से ऑर्डर्स रिसीव नहीं होने चाहिए। एट अ टाइम एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव हो तो सही है, हाँ हो सकता है बाद में उसके डिपार्टमेंट में चला जाए, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल वर्ड का मतलब होता है आंसरेबल। कोई भी पर्सन एक टाइम पे एक के लिए ही जवाबदेह होना चाहिए, आंसरेबल होना टू 1 and only 1 सुपीरियर, ठीक है। अगर ये 2 से कमांड्स रिसीव करता है तो इस टर्म को हम कहते हैं ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। अच्छी टर्म है, ध्यान रखिएगा। ड्यूअल सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या? ड्यूअल सबऑर्डिनेशन का मतलब आप 2 लोगों के सबऑर्डिनेट हो गए हैं, मतलब एक एम्प्लॉय जो है वो एक से ज्यादा यानी कि 2 सुपीरियर से एट द सेम टाइम कमांड रिसीव कर रहा है। तो अगर एक ही पर्सन 2 लोगों से 2 बॉसेस से कमांड रिसीव कर रहा है तो उसे हम कहते हैं ड्यूअल सबऑर्डिनेशन, जिसकी वजह से ये बेचारा पर्सन क्या हो जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करता है। इवन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही परेशान होएगा, इन दोनों के भी आपस में ईगो क्लैश करेंगे, इन दोनों के भी आपस में दिक्कतें आने लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, यूनिटी ऑफ कमांड से क्या होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है, भाई मैं किसके लिए आंसरेबल हूँ, बस मैं उसी के लिए आंसरेबल हूँ, ठीक है। बेटर परफॉर्म कर पाता है क्योंकि कंफ्यूज नहीं है ना, इसकी बात माननी है बस इसकी बात माननी है, कोई ईगो क्लैशेस भी उन लोगों के बीच में नहीं होते। लेकिन अगर यूनिटी ऑफ कमांड को आप ना मानो तो क्या होता है, तो देखो अब जैसे इसने भी कुछ कहा, इसने भी कुछ कहा, मैंने इसकी बात मान ली, मैंने अपने क्लास टीचर की बात मान ली, मैंने कहा म्यूजिक टीचर तो क्या ही करेंगे, क्लास टीचर जो है ना वो मार्क्स बहुत कम कर सकती है। तो क्लास टीचर की अगर बात मान ली तो क्या होगा, म्यूजिक टीचर की अथॉरिटी क्या हो गई, अंडरमाइन, किसी एक की अथॉरिटी को आपने कम कर दिया, डिसिप्लिन खराब हो गया, रूल्स रेगुलेशन टूटे हैं एक तरीके से, आपको कमांड मिला आपने माना नहीं, ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, यही तो ना कि एक चेन चल रही है कि भाई इसकी बात आपको मानी, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि चेन में तो ऐसा होनी चाहिए इसके अंडर ये, इसके अंडर ये, इसके अंडर ये, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 तरफ से आप 2 लोगों के अंडर आ रहे हो, तो ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, और इस वजह से स्टेबिलिटी भी थ्रेटन हो जाती है, यानी कि स्टेबल नहीं रह पाती ऑर्गेनाइजेशन में, उतार चढ़ाव आ जाते हैं इस वजह से, क्योंकि ये इतना कंफ्यूजन एंड कियोस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये था यूनिटी ऑफ कमांड। ये प्रिंसिपल रिजेंबल करता है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को, जहां पर एक पर्सन अकाउंटेबल है किसी एक ही बॉस के लिए, वहां उनको 2-3 लोगों से अगर कमांड मिलने लगेंगे, एक कहेगा ऐसा करो, वो कहेगा वैसा करो, तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई काम हो पाए। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, जो कि है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है, डायरेक्शन का मतलब समझते हैं, लेफ्ट राइट ये सारी डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। ये है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल, और अगर मैं बोलूं कि कुछ एक्टिविटीज इसके डायरेक्शन में जा रही है,
कुछ एक्टिविटीज अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो आप क्या बोलेंगे कि इस तरह से आप कभी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। दिख रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, अगर कुछ एक्टिविटीज इसकी तरफ कुछ एक्टिविटीज इसके अगेंस्ट में जा रही है तो क्या गोल अचीव हो पाएगा? नहीं। तो ये कहते हैं कि हमेशा एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी के लिए, सेम ऑब्जेक्टिव वाली एक्टिविटीज के लिए वन हेड वन प्लान होना चाहिए। वन हेड वन प्लान यानी एक हेड है जो बता रहा है हमारा ये प्लान है और सब उसी रास्ते चलो। जैसे सेना में आपने देखा है एक सेनापति होता है, अगर दो सेनापति हो जाए तो क्या होगा? दो लोगों में से आप किसका ऑर्डर फॉलो करोगे? ठीक है, वन प्लान नहीं हुआ तो दो स्ट्रैटेजीज हुई तो आधे लोगों को पता है ऐसे करना है, आधे लोगों को पता है वैसे करना है, तो फिर कैसे हो पाएगा? आप कभी गोल अचीव कर ही नहीं सकते। इसलिए यूनिटी ऑफ एक्शन क्या बताता है? यूनिटी ऑफ एक्शन बताता है डायरेक्शन बताता है दो चीजें, और ये दो वर्ड्स यहाँ पर, दो टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली टर्म यूनिटी ऑफ एक्शन और दूसरी टर्म कोऑर्डिनेशन। ये दोनों ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्या होना चाहिए? एक सा एक्शन, एक दिशा में एक्शन, और कोऑर्डिनेशन, एक साथ आपको कोऑर्डिनेट करके चलना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है वन हेड वन प्लान होना चाहिए। सेम ऑब्जेक्टिव वाली एक्टिविटीज के लिए सारी यूनिट्स जो है वो टूवर्ड्स सेम ऑब्जेक्टिव जाने चाहिए। इसी रास्ते जाना है, ऑपोजिट रास्ते नहीं जाना है। इसमें दो चीजें होगी, एक तो आपका जो एक्शन होगा वो एक सा होगा और एक आप लोगों में कोऑर्डिनेशन बैठेगा। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे कि इधर जाए कि इधर जाए। फिक्स प्लान होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है, आपको उसी के हिसाब से चलना है और इससे अवॉइड होता है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। अलग अलग दिशा में आप एफर्ट्स नहीं लगाते हो। देन ये छोटा सा ही था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि एक गोल की तरफ आपको जाना है। यूनिटी ऑफ एक्शन वर्ड ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन वर्ड ध्यान रखना। अब यूनिटी ऑफ कमांड हमने पढ़ा था अभी कि वन बॉस, वन सबऑर्डिनेट वन बॉस वाला, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था वन हेड वन प्लान, यानी एक मेन जो भी गोल है, एक मेन जो भी आप एक्टिविटी की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, उसके लिए एक ही प्लान होना चाहिए। एक से ज्यादा प्लान होंगे तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो वन हेड में वन प्लान ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग में ही डिफरेंस है। यहाँ पर था वन सुपीरियर फॉर वन सबऑर्डिनेट और यहाँ था वन हेड वन प्लान। ये समझ में आता है? ठीक है, उसके बाद में आता है एम। यूनिटी ऑफ कमांड में हम लोगों ने क्या रोका था? ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। और यहाँ हम लोगों ने क्या रोका था? यहाँ हम लोगों ने रोका था एक तो ये डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, और यहाँ पर उसी को बोला गया है ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी को ओवरलैप ना करे, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ना हो ये। अच्छा, इससे क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड्स को किस पर इंप्लीकेशन आ रहा था? यूनिटी ऑफ कमांड का असर किस पे आ रहा था? कौन कंफ्यूज हो रहा था? एक पर्सन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन कंफ्यूज्ड नहीं थी, तो वो अफेक्ट कर रहा था इंडिविजुअल एम्प्लॉय को। जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्ट्रैटेजी ही क्लियर नहीं है, आधे इस रास्ते जा रहे हैं, दो स्ट्रैटेजीज बन गई है, दो प्लान बन गए हैं, तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होती है। फिर सिग्निफिकेंस, यूनिटी ऑफ कमांड जो है उससे एफिशिएंसी बढ़ती है, हार्मनी बढ़ती है, डिसिप्लिन बढ़ता है। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से आपकी वही दो वर्ड्स, वही दो टर्म्स, यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। ठीक है, आप एक दिशा में चलते हो, कोऑर्डिनेट करके चल पाते हो। देख लीजिए आप लोग अच्छे से, इसमें अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब ये क्या है? देखिए, ऐसे समझिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा इवेंट है जो अभी हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए आपको प्लान करना था। कुछ ऐसा इवेंट है, एट द सेम टाइम और ऑन द सेम डे आपको कहीं पर पर्सनली प्रेजेंट होना जरूरी है। तो आप क्या करेंगे? आपको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है या पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान रखना है? तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये कहता है ये प्रिंसिपल कि आपको अपने पर्सनल इंटरेस्ट को नीचे रखना चाहिए और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको रखना चाहिए आपके पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर। क्यों?
क्योंकि देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, एम्प्लॉयज होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इससे अफेक्ट होंगे। और इससे अफेक्ट हो रहे हो अकेले आप, तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको कंपनी के इंटरेस्ट को ज्यादा रखना है, आपके इंटरेस्ट को कम रखना है। बस इतना सा प्रिंसिपल है हमारा। देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल शेल प्रिवेल, प्रिवेल यानी ये सुपरसीड करना चाहिए, ये ऊपर रहना चाहिए, किससे, इंडिविजुअल या एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से। तो क्या कह रहा है ये प्रिंसिपल कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट जो है वो आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज्यादा रखना है। इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस करना है अपना पर्सनल इंटरेस्ट कंपनी के ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, कंपनी का इंटरेस्ट सुपरसीड क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो कंपनी का इंटरेस्ट सुपरसीड क्यों करना चाहिए, क्योंकि कंपनी में है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स और उनका इंटरेस्ट आपको रखना है ज्यादा। आप तो सिर्फ एक इंडिविजुअल हो या फिर एक स्मॉल ग्रुप हो। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा कभी हो जाए कि कंपनी का इंटरेस्ट और आपके इंटरेस्ट में फर्क आ जाए तो क्या किया जाए, तो पहले तो कोशिश करो रिकंसाइल करने की, दोनों की बात रह जाए, ऐसा कुछ कर लो। नहीं पॉसिबल है तो ध्यान रखना ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ही आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसी कोई डील आपकी ऑर्गेनाइजेशन करने वाली है जिससे एक तो आपको पर्सनल बेनिफिट होगा पर ऑर्गेनाइजेशन को कम होगा, और एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा बेनिफिट होगा पर आपको नहीं, मतलब आपके रिलेटिव के साथ में मान लो कोई डील होने वाली है जिसमें आपका तो फायदा बहुत है पर कंपनी का उतना फायदा नहीं, तो बताइए आपको कौन से डील करवाना चाहिए, डील नंबर ए जो आपके रिलेटिव के साथ है जिसमें आपको फायदा ज्यादा है, या डील नंबर बी जिसमें एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन को फायदा ज्यादा है। तो देखा जाए तो ये प्रिंसिपल कहता है डील नंबर बी, ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें फायदा है आपको वो डील करवानी है। ठीक है, अच्छा अब मैनेजर क्या करे इस केस में, मैनेजर ये करे, देखिए ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे बात लागू हो रही है ना कि सब अपना इंटरेस्ट छोड़ो, कंपनी के इंटरेस्ट पे ध्यान दो। ठीक है, तो अगर मैनेजर जो है वो अपने बिहेवियर से ये जताए कि भाई पहले ऑर्गेनाइजेशन है बाद में मैं हूं, तभी तो पीछे वाले लोग वैसा ही काम करेंगे। तो अगर मानो कभी इतनी कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ जाए जहां पर हम अपने वर्कर्स को कह रहे हैं कि प्लीज आप अपनी सैलरी थोड़ी सी छोड़ो, इस साल बोनस मत लो, तो सबसे पहले मैनेजर को छोड़नी चाहिए, जिससे कि लोगों में ये जाए बात कि अच्छा ठीक है मैनेजर भी ऐसा है जो कि अपने बिहेवियर से ही बता रहा है कि मैं अपने इंटरेस्ट को कम रखता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज्यादा रखता हूँ। ठीक है, फायदे क्या हैं, एक तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो जाएंगे, एक कोऑर्डिनेशन होगा जो इंडिविजुअल आपके ऑब्जेक्टिव्स है और जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है। कैसे, पहले तो हम रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, पहले तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे रिलेटिव के साथ भी अगर कोई डील हो रही हो तो सेम टर्म्स पे हो, जैसे कि अगर किसी बिल्कुल अनरिलेटेड पर्सन के साथ होती तो कैसी होती, उतना ही फायदा हम अभी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को दिला पाए। तो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है कि ठीक है रिलेटिव का भी फायदा और ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पर जो है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय एक बेचारा सिंपल सा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि आप फेयर रेम्यूनरेशन दो, बस खत्म, इतना सा प्रिंसिपल है, फेयर रेम्यूनरेशन दो। अब फेयर का मतलब किसके लिए फेयर, तो देखो दो पार्टीज हैं, एक एम्प्लॉयर है और एक है एम्प्लॉय। यहां मैं एम्प्लॉयर की जगह ऑर्गेनाइजेशन वर्ड भी यूज कर सकती हूँ कि एक तो देने वाला है जो कि ऑर्गेनाइजेशन है और एक एम्प्लॉय है जो कि लेने वाला है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या फेयर होगा, जो इसकी पेइंग कैपेसिटी में हो, जो ये दे पाए वो इसके लिए क्या हो जाएगा फेयर। और एम्प्लॉय के लिए क्या फेयर होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बन सकता है जो एटलीस्ट उसको, जो उसकी मेहनत के बदले हो उतना ही हो, लेकिन जो एटलीस्ट उसको रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सके, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो एक एम्प्लॉयर है एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर के लिए क्या है जो उसके लिए पेइंग कैपेसिटी में हो, लेकिन एम्प्लॉय के लिए क्या फेयर है जो उसकी सर्विस के बदले उसका मेहनत आना सही हो, लेकिन एटलीस्ट उसको रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सके। चलिए देखते हैं ओवरऑल पे या कॉम्पनसेशन जो भी है वो कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। किन के लिए, दोनों के लिए। अगर क्वेश्चन आता है एम्प्लॉय के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, एम्प्लॉय के लिए क्या होगा फेयर, जो उन्हें एटलीस्ट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देता है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उनकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर हो। जैसे अगर प्रॉफिट्स कम है तो बोनस मत दीजिए, प्रॉफिट ज्यादा है तो आप बोनस भी दीजिए क्योंकि उन्होंने मेहनत की है तब आपका प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। फायदा क्या है, पहली चीज मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलेगा उनको। क्यों, जितना हम काम करेंगे उतना पैसा मिल रहा है तो हमें मोटिवेशन तो मिलेगा ही। ठीक है,
सेकंड, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे कि अरे वाह, ये हमें सिर्फ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि यूज कर रहे हैं, हमारी मेहनत ही मेहनत तो करवाए जा रहे हैं, हमें पैसा बराबर नहीं दे रहे हैं, तो अच्छे रिलेशन बनेंगे। और लेबर छोड़ के भी नहीं भागेगा, वर्कर्स जो आपके एम्प्लॉयज जो है वो छोड़ के भी नहीं भागेंगे, यानी कि उनका कमिटमेंट आपकी तरफ अच्छा रहेगा, बढ़ेगा, लॉयल रहेंगे वो आपकी तरफ, तो ये भी आपको फायदा ही है। ठीक है, तो ये बस सिंपल सा था। और इसमें एक एम्प्लॉय वाला जो पॉइंट था, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला, ये ध्यान से आप देख लीजिएगा। आते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, जो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, पहले इनका मीनिंग समझ लीजिए। देखो, सेंट्रलाइजेशन यानी सब कुछ कहाँ है, सेंटर में, इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन। मतलब जो पावर्स है ना वो सारी की सारी सेंटर में है। ऐसा कहाँ होता है, हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, याद है, वहां पे सारी पावर्स किसके पास में थी, सोल प्रोप्राइटर के पास। अगर आप किसी भी ऐसे पुरानी सिटी वाली दुकानों पे गए हो तो आपने देखा होगा ना, गले पे एक बैठा हुआ होता है कोई पर्सन, सारा पैसा उसी के पास जाएगा, सारे इंस्ट्रक्शंस वही दे रहा होता है, सब कुछ उसी के हाथ में होता है, क्या कैसे करना है, वो होता है सेंट्रलाइजेशन का एक एग्जाम्पल, है ना, जहां पर क्या हो रहा है, सारी की सारी पावर्स किसके पास में है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी टॉप में है उसके पास में है। तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब आप इन पावर्स को ऐसे बांटने लग जाते हैं, यहां से यहां लेवल दे दिए, यहां से फिर यहां और दे दिए, तो इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये कितना भी हो सकता है और नीचे भी जा सकता है। कैसे, जैसे कि ये तो है हमारा मेन जो ओनर है, फिर उसने 3 मैनेजर्स रख लिए, मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3, ये प्रोडक्शन का मैनेजर है, ये सेल्स का मैनेजर है, और एक और बना लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजर है। ठीक है, तो अब ये क्या है, इनको पावर दे दी प्रोडक्शन का, तुम जानो, तुम मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट कर देना, लेकिन बाकी इन अंडर वाले लोगों को क्या कैसे करना है वो तुम जानो। और एक हद तक फ्लेक्सिबिलिटी भी दे देते हैं कि इतना इतना तुम अपने लेवल पर डिसाइड कर सकते हो, सेल्स वाले को भी और एचआर वाले को भी। ठीक है ना, आप रिक्रूट करके लाओ, आप सिलेक्ट करो लोगों को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो पहले दोनों चीजों का मीनिंग समझो। सेंट्रलाइजेशन यानी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन, अगर है कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक जगह, बस यहाँ है, यहाँ हो रहे हैं सारे डिसीजन, ये कुछ नहीं कर सकते, ये है लेकिन ये सारी की सारी बातें बॉस से पूछेंगे और फिर ही करेंगे, इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जब हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अथॉरिटी को, डिसीजन मेकिंग पावर को सारे लेवल्स पर, कि आप इस हद तक आप कर लीजिए, आप कर लीजिए, फिर इनके अंडर ये लोग भी थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज अगर कर देंगे, कितना लेवल होगा वो तो डिपेंड करता है, उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, किस चीज पे डिपेंड करेगा कि कितना सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन होगा। अच्छा, पहली चीज, कितना सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज होना चाहिए हम कभी भी नहीं कह सकते एब्सोल्युटली, इसमें हम ये कह सकते हैं बस बैलेंस होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि आप बहुत ज्यादा पावर्स इनको दे दो, आपके हाथ में कुछ रह ही ना जाए, और ऐसा भी ना हो कि आप इनको बिल्कुल भी पावर नहीं दोगे। तो याद करो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि इनको अगर बिल्कुल भी पावर नहीं है, ये बेचारा क्या करने जा रहा है, ये परचेज करने गया है प्रोडक्शन के लिए मानो, और ये कह रहा है कि पिछली बार मुझे मिला था 0.25 पर ग्राम की रेट से, और इस बार वो 0.26 हो गया है। तो ये इतना भी डिसीजन नहीं ले सकता कि मैं परचेज करूं ना करूं, इसको हर चीज के लिए अपने बॉस से पूछना पड़ रहा है, ये भी बॉस से पूछ रहा है, ये भी बॉस से पूछ रहा है। बॉस के पास में पड़ी है बहुत सारी फाइलें, फाइलों पे फाइलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि डिसीजन सारे कौन ले रहा है, सिर्फ बॉस, बाकी लोगों को तो पावर ही नहीं है। तो अगर बॉस इन फाइलों से बचना चाहता है और अननेसेसरी डिले से बचना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन, ताकि ये लोग अपने लेवल पर क्विकली डिसीजंस ले सके। ऑफकोर्स एक हद तक, उससे ज्यादा कुछ बड़ा होगा तो फिर वो पूछेंगे ही। ठीक है, तो डिग्री ऑफ, हाँ, तो पहली चीज तो ये प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, किस चीज पे डिपेंड करती है, तो देखिए सबसे पहले डिपेंड करती है सुपीरियर का एक्सपीरियंस कितना है, भाई सुपीरियर कितना एक्सपीरियंस्ड है उसके अकॉर्डिंग उससे पूछा जाएगा। आपका सबऑर्डिनेट कितना एबल है, अगर वो इतना, उसमें इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि वो डिसीजन ले सके, तो आप उसको पावर्स तो नहीं दोगे ना। ठीक है, फिर डिपेंड करता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हुई तो ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो कंट्रोल देने पड़ जाते हैं, आप इतना सारा खुद कैसे करोगे। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, गल्ले वाली दुकान है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, सुपीरियर कैसा है, सबऑर्डिनेट कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, इन सब चीजों पर। चलिए अब देखते हैं हम एडवांटेजेस। डिसेंट्रलाइजेशन के क्या एडवांटेज है, मतलब आपने पावर्स अपनी दे दी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आपने बांट दी,
तो क्या होगा, तो उससे एक तो ये होगा डिसीजन जल्दी जल्दी लिए जाएंगे, इन्होंने नहीं लिखा होगा यहाँ पर डिसीजन से, एक तो जल्दी जल्दी लिए जाएंगे, एक ये लोग भी इन्वॉल्व फील करेंगे, हाँ भी हमें अपनी मर्जी से डिसीजन लेने हैं। जैसे कि क्लास में आप लोगों के जब भी ऐसे कुछ पार्टी टाइप अगर आप लोगों को करनी हो जो कि आपका एक स्टूडेंट्स का ही, और अगर टीचर ने कह दिया तुम लोग जानो कैसे करना है, फंड्स इकट्ठा करो, खुद से करो, तो इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, दूसरी चीज सेंट्रलाइजेशन से लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन से नुकसान क्या है, नुकसान ये है डिसेंट्रलाइजेशन से कि आपका कंट्रोल चला जाता है। तो अगर आप अपनी पावर्स दे देते हो तो उससे सबऑर्डिनेट्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाती है, लेकिन साथ में आपका कंट्रोल चला जाता है। ठीक है, तो अगर हम सेंट्रलाइज रखें तो क्या होगा, सेंट्रलाइज रखोगे तो एक तो आपके पास में अथॉरिटी रहेगी, पावर आपके पास में रहेगी। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि हर एक डिसीजन में डिले होगा, क्योंकि आपके पास में यहाँ पर ढेर लग जाएगा क्वेश्चंस का, फाइल्स का, कि ये बताइए ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, और बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाएंगे, जो कि आप रियल लाइफ में भी सिचुएशंस देखते होंगे कि जो लोग अपने ही पास में सारा काम रखना चाहते हैं, चाहे आपने फैमिली फंक्शंस में भी देखा होगा, इवेंट्स में भी देखा होगा कि जो लोग काम नहीं डेलीगेट करते हैं दूसरों को, तो उन लोगों के पास में एंड तक बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बैलेंस रखें तो फिर क्या होगा, अगर हम बैलेंस रखेंगे तो देखिए क्विक डिसीजंस लिए जाएंगे, लोअर वाले लेवल्स पे, मिडिल पे, लोअर पे हो जाएगा, और वो लोग भी इन्वॉल्व एंड मोटिवेटेड फील करेंगे जिनको हमने डिसीजन मेकिंग दी है, डेलीगेट की है। बताइए इसमें कोई दिक्कत, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों समझ आ गए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया, फिर भी कोई दिक्कत हो हम दोबारा कर सकते हैं, आप लोगों को बस कॉमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अब आता है नेक्स्ट हमारा 9th प्रिंसिपल, स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है, स्केलर चेन इस तरह की एक चेन है, ये एक चेन बनाई गई है। इस चेन में ये ऐसे कहते हैं कि देखिए एक पूरा, मैं बना देती हूं, एक पूरी हम लोगों ने चेन बना दी है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको आंसरेबल होगा, ये पूरी हमने चेन बना दी है। जैसे कि ये सुपीरियर है तो बी इसको रिपोर्ट करेगा, सी इसको करेगा, डी इसको करेगा, ऐसे ये चेन चल रही है। अब अगर ए को कोई बात कहनी है तो ये डायरेक्टली नहीं कहेगा, हमने एक चेन बना दी है इसके लिए कम्युनिकेशन की, ये डी को कहेगा, डी सी को कहेगा, सी बी को कहेगा, और बी ए को कहेगा। यही चेन आपने अपने घर में भी स्पेशली बॉयज ने फील की होगी कि जब पापा को कुछ कहना होता है तो एक चेन चलती है, पहले मम्मी को कहना होता है, फिर मम्मी आगे पापा को कहती है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरह से एक स्केलर चेन है जो कि एक चेन ऑफ अथॉरिटी है एंड चेन ऑफ कम्युनिकेशन है। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, ये कम्युनिकेशन के लिए ही मैंने आपको मम्मी पापा वाला एग्जाम्पल दिया है कि आपको ये चीज याद रहे कि अगर हमें कम्युनिकेट करना होता है तो हम बीच में किसी को कहते हैं, टॉप टू बॉटम एक चेन बना दी गई है। ठीक है, तो ये जो स्केलर चेन है ये क्या है कि फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी है, हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक में। इसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एकदम क्लियर दिखती है कि भाई ये अथॉरिटी है, ये इसको आंसरेबल है, ये इसको ऑर्डर दे सकता है, इस तरह से ये पूरी चेन चलती है। ठीक है, इस चेन को हमें वैसे तो ध्यान ये रखना है कि फॉर्मली तो हमें किसी भी तरह से नहीं तोड़ना है। इनफॉर्मली का मतलब होता है कि भाई अलग से आपकी कोई अपने ऑफिस में बातचीत चल रही है किसी से, ये जो पर्सन है ये इससे डायरेक्टली बात कर रहा है, इनफॉर्मली तो एक अलग बात है, फॉर्मली तो ये चेन इसी तरह से चलेगी। आप अपने इमीडिएट बॉस को रिपोर्ट करेंगे, वो अपने इमीडिएट बॉस को रिपोर्ट करेगा। लेकिन अगर कभी कोई अर्जेंसी आ जाती है तो फिर एक शॉर्टकट होता है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम होता है गैंग प्लैंक। क्या होता है गैंग प्लैंक? गैंग प्लैंक ये होता है कि मानो डी को एच से, अब मैंने डी को एच से ही क्यों बोला, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल सेम रैंक के हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेम लेवल या सेम रैंक वाले जो दो लोग हैं अगर वो डायरेक्टली आपस में बात करना चाहे, जैसे इस तरफ प्रोडक्शन वाला मैनेजर है और इस तरफ परचेज वाला मैनेजर है और दोनों सेम लेवल के हैं, ये अपने इमीडिएट बॉसेस से, अपने सुपीरियर से पूछ करके ऐसा कर सकते हैं और आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट ये अप्लाई होता है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओनली सेम लेवल वाले लोगों के लिए। ठीक है, तो गैंग प्लैंक क्या होता है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन सेम लेवल या सेम रैंक वाले एम्प्लॉयज के बीच में, जिसमें वो लोग ये फॉलो नहीं करते हैं, पूरी ये जो स्केलर चेन है इसको फॉलो नहीं करते, ये इन्फॉर्म कर देते हैं अपने सुपीरियर्स को। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि ये जो ई है ये इससे बात करना चाह रहा है, नहीं, ये सेम लेवल के नहीं है, इनको अपनी वही हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। इसको हायरार्की भी कहते हैं,
एक चेन भी कह सकते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है, क्यों हम ये स्केलर चेन का प्रिंसिपल क्यों लाए हैं? देखो, अगर ऐसा हो ना, कोई भी किसी से भी कभी भी कम्युनिकेट कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा उलझी हुई सिचुएशन, रूमर्स के चांसेस, इधर उधर से बात कहीं से भी कैसे भी जा रही है, कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब ए ने डायरेक्टली डी को काम कह दिया, सी को पता ही नहीं है कि क्या है, बी को पता ही नहीं है क्या है, बाद में जाकर के ये तो ए का काम कर रहा है, सी ने अपना कुछ काम दिया हुआ है, वो टाइम पे हो नहीं रहा है। तो इस तरह की बहुत कंफ्यूजन की सिचुएशन बन जाएगी। और बाद में जब ए पूछेगा कि मेरा वो काम क्यों नहीं हुआ, तो सी और बी बोलेंगे हमें क्या पता आपने किसको काम दिया था। तो एक ऑर्डर फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऑर्डरली एंड स्मूथ फ्लो रहता है हर इंफॉर्मेशन का। ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, यहाँ पे ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। क्लियर लाइंस रहती है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बेटर रिलेशन हो जाते हैं इनके, और यूनिटी ऑफ कमांड को इंश्योर करता है। क्या स्केलर चेन कौन से प्रिंसिपल को इंश्योर करता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को या यूनिटी ऑफ कमांड को? यूनिटी ऑफ कमांड को, कि एक पर्सन को ऑर्डर एक बॉस से ही मिले। ई को जो, डी को जो ऑर्डर मिल रहा है वो ए से क्यों मिल रहा है, वो सिर्फ सी से ही मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर से देख लेते हैं। एक स्केलर चेन बनाई गई जिसमें पूरा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक हायरार्की क्रिएट कर दी गई, और फिर ये बोला गया कि कम्युनिकेशन करना हो या अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी हो, ये इसी हिसाब से होनी चाहिए। गैंग प्लैंक, एक इमरजेंसी सिचुएशन में इन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि सेम लेवल वाले लोग पूछ करके अपने सेम लेवल पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इसके एडवांटेजेस क्या है, बहुत ही स्मूथली सारा इन्फॉर्मेशन फ्लो होगी, अथॉरिटी रिलेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइंस बहुत क्लियर रहेगी, आपस के रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे, और यूनिटी ऑफ कमांड भी इंश्योर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ये होता है, जो मैंने आपको शुरू की क्लास में बताया था, हर एक चीज की और हर एक इंसान की अपनी एक जगह होनी चाहिए जहां पर वो आपको मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने स्कूल में प्रिंसिपल से मिलना था तो आप बताइए कि आप किस जगह जाकर के उनसे मिलेंगे, मतलब प्रिंसिपल कहाँ मिल सकते हैं? तो प्रिंसिपल का एक कैबिन है ना, उसी तरह से स्टाफ रूम है, उसी तरह से अगर आप वर्कशॉप्स वगैरह की बात करें तो वहां पर भी जो होते हैं फोरमैन वगैरह, उनकी भी एक अलग से जगह होती है कि मैं यहाँ पर मिलूंगा, अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे आप यहाँ कॉन्टैक्ट कीजिए, यहाँ पर आकर मुझे ढूंढिए। तो इंसान की भी अपनी एक जगह होती है, प्लस हर चीज की भी अपनी एक जगह होती है। मतलब मैंने दो चीजों की बात की, हर चीज की अपनी एक जगह है, एवरीथिंग, ये थिंग की बात कर रही हूँ मैं, मटीरियल कह दो, थिंग कह दो, और हर पर्सन की भी अपनी एक जगह है जिसको मैं कहूंगी सोशल ऑर्डर। ये दो चीजें हैं, मटीरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। मटीरियल ऑर्डर का मतलब है एक प्लेस बनाया गया है हर एक चीज के लिए, मटेरियल का मतलब हो गया चीज, और वो उसी जगह पर मिलनी चाहिए, जहां पर एक्सपेक्टेड हो कि यहाँ होनी चाहिए तो वो वहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से इंसानों का भी, वहां काम करने वाले एम्प्लॉयज का भी एक जगह बनाई गई है और वो पर्सन उसी जगह पर मिलना चाहिए। ये दो बातें समझ में आती है। अब पढ़ते हैं। देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। एवरीथिंग यानी मटेरियल ऑर्डर की बात चल रही है, एवरीवन यानी सोशल ऑर्डर की बात चल रही है। हर चीज और हर इंसान के लिए एक जगह होनी चाहिए। देयर मस्ट बी अ फिक्स प्लेस। ठीक है, एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए, वो वहीं पर ही मिलना चाहिए। पीपल एंड मटेरियल दोनों के दोनों उस सूटेबल प्लेस पर उस टाइम पर होने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे एफिशिएंसी भी मिलेगी, बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। मतलब वरना आप ढूंढते ही रह जाओगे चीज कहाँ है, इंसान कहाँ है, कोई मिल नहीं रहा है, कोई क्या हो रहा है। तो एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ही कम हो जाती है अगर प्लेस, प्रॉपर प्लेस नहीं है एवरीथिंग का भी और एवरीवन का भी, यानी कि पर्सन का भी और चीज का भी। तो दो टाइप के ऑर्डर हो गए। कौन से दो टाइप के? मटेरियल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर। मटेरियल यानी सर्टेन प्लेस फॉर एवरीथिंग and everything at a proper place. Social order मतलब appointed place for every employee and every employee must be at appointed place. उसकी एक जगह डेजिग्नेट कर दो, वो उसी जगह पर मिले। इससे एक स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग होगी, टाइम और एनर्जी उनको ढूंढने में वेस्ट नहीं होगी, और बिल्कुल एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव यूज होगा रिसोर्सेज का। वहां भी हमने ये पढ़ा था एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, यहाँ भी हम यही पढ़ रहे हैं। अच्छे से समझ आ गया ये क्या होता है ऑर्डर? हर पर्सन की एक जगह होती है, वो वहीं मिलना चाहिए। अगेन मैं आपको शादियों वाला एग्जाम्पल ही दूंगी, पता नहीं क्यों मुझे ये एग्जाम्पल आज बार बार याद आ रहा है, जहां पर हम ढूंढते रहते हैं कि ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, फोटो खिंचवानी थी ये नहीं मिल रहा, ये रस्म करनी थी वो नहीं मिल रहा, जो ये सारी चीजें, और वहां पर क्या होता है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी उतनी नहीं रह पाती है। चीज ना मिले आपको, आपके घर में भी आप देखिए, अगर कोई चीज रखने के आपने
सही जगह बना रखी है तो वहीं पे अगर मिलेगी तो ठीक है, अगर वो वहां नहीं मिलती है तो आपका काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा हम लोग अलग अलग चीजें इसी तरह से रखते हैं कि ये लिविंग रूम है तो यहाँ ये चीजें होंगी, किचन में भी अलग अलग रैक्स होते हैं, इसी तरह से आपके जो शेल्फ बने हुए होते हैं, कपड़े जहां भी आप रखते हैं वहां भी आपने प्रॉपर अलग अलग जगह बनाई हुई होती है। अदरवाइज जिन्होंने नहीं बनाई हुई होती उनको उस ढेर में से ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 11th प्रिंसिपल जो कि है इक्विटी। अब इक्विटी का क्या मतलब है? इक्विटी का मतलब है कि आप बराबरी रखो। बराबरी मतलब बराबरी कैसे रखें? एक मैनेजर है, एक एम्प्लॉय है, कैसे बराबरी? नहीं, ऐसी बराबरी नहीं, आप बराबरी ऐसे रखो कि कम से कम कोई भेदभाव ना हो काम के अलावा किसी चीज से। कैसे? किसी की जाति, किसी के धर्म, किसी की लैंग्वेज, किसी की ये मान लो कोई अमीर गरीब है उस तरह से, किसी भी तरह से किसी के कलर, इन सब चीजों की वजह से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ, इस तरह से भेदभाव बिल्कुल होना चाहिए कि कोई बहुत ही अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए, जो बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर रहा है उसे पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। ये तो फ्योल ने भी बोला है कि आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपको इक्विटी कैसे रखनी है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन मत रखो एम्प्लॉय की रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स, बिलीफ, नेशनैलिटी के बेसिस पे। ठीक है? अगर मैनेजर जस्ट इन काइंड रहेंगे तो सबऑर्डिनेट्स भी लॉयल रहेंगे, उनको पता होगा कि हाँ भाई हमारे साथ बिल्कुल सब कुछ सही सही हो रहा है। लेकिन अगर मैनेजर्स पार्शलिटी करेंगे, जस्ट नहीं होंगे, तो फिर सबऑर्डिनेट भी डिससैटिस्फाइड हो जाएंगे। फ्योल ने स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट भी अलाउ किया है लेजी पर्सन के लिए, बिल्कुल अलाउड है। अगर काम नहीं कर रहा है तो आप पनिश करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? इससे क्या होगा? अगर इक्विटी रखते हैं तो सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके रिलेशंस भी सुधरेंगे। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिंसिपल नंबर 12 पे जो कि है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो आपके यहाँ काम करने लोग आए हैं ना, जो आपके एम्प्लॉयज है, पहली बात तो आप उनको ऐसे आसानी से रखो ही मत, बहुत सोच समझ के रखो। लेकिन अगर आपने अपने लोगों को रख लिया है तो फिर आपको प्रॉपर एफर्ट्स लगाने हैं कि आप उनको वहां पर ऑर्गेनाइजेशन में रोक के ही रखो। मतलब कि आप कोशिश ये करो कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, अनलेस कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए, उसको आप ना निकालो। क्योंकि अगर आप बार बार एम्प्लॉयज चेंज करोगे, जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर, तो उससे ना डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा और आपकी इमेज मार्केट में बहुत खराब होगी। तो स्टेबिलिटी में क्या है? प्रॉपर एफर्ट्स करने हैं आपको टू अचीव स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। यानी कि लोग रुके, मिनिमम इतना टाइम तो रुके ही रुके जब तक आपको भी उनके रिजल्ट्स दिखे और उनको भी आपकी कंपनी से अटैचमेंट हो जाए। एम्प्लॉय टर्नओवर को हमें मिनिमाइज करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एम्प्लॉय को हटा दिया तो जो आप नया एम्प्लॉय लेकर के आओगे, पहली बात तो उसको लाने का खर्चा, सिलेक्ट करने का खर्चा, ट्रेनिंग का खर्चा, ये सब बहुत लगेगा। दूसरी बात, ऑर्गेनाइजेशन में और बाहर भी ये बातें बहुत जल्दी फैल जाती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज में आएगी इनसिक्योरिटी और आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएगी इंस्टेबिलिटी। ठीक है? जिसकी वजह से लोग और भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ छोड़ के भागने लगेंगे। समझ में आई बात? तो सेलेक्ट करो, अपॉइंट करो एम्प्लॉयज को बहुत सोच समझ के, लेकिन एक बार सेलेक्ट करने के बाद उनको मिनिमम पीरियड के लिए रखो। जिससे क्या होगा? जिससे आपकी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी, ये सारे जो खर्चे थे रिक्रूटमेंट वगैरह के वो भी कम होंगे, ये जो आप इतना टाइम एनर्जी नए नए लोगों पे वेस्ट कर रहे हैं वो भी कम होगा और लोगों को रहेगी जॉब सिक्योरिटी। यानी उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, यहाँ पर हम काम करने जा रहे हैं, हमें बिना वजह नहीं निकाला जाएगा। ठीक है? तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या कहता है? एक बार सिलेक्ट करने के बाद में आप लोगों को मिनिमम पीरियड के लिए रखो ही रखो, उनको बिना किसी बात के बार बार आप निकालो मत, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह का खर्चा भी बहुत होता है, टाइम भी बहुत वेस्ट होता है और आपके ऑर्गेनाइजेशन की इमेज भी खराब होती है। चलते हैं हमारे 13th यानी कि सेकंड लास्ट प्रिंसिपल पे जो कि है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना किसी भी चीज के लिए। ठीक है? तो पहल का मतलब यहाँ वही है कि आप भी मैनेजर हो, आप अपने वर्कर्स को एनकरेज करो कि वो पहल करें, वो इनिशिएटिव ले किसी भी प्लान को बनाने में, एग्जीक्यूट करने में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैनेजर होकर के इतनी भी अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकते कि आप कुछ भी बोल रहे हो और वो बीच बीच में बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कुछ रूल्स बनाए, वो तोड़ दे कि नहीं मैं तो इनिशिएटिव ले रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो 8 बजे आने का टाइम था, मैं 10 बजे आके एक पहल कर रहा हूँ कि नया मैंने कुछ किया है, नवाचार किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब इतना है कि आप उनको बोलो कि आप भी कुछ अच्छा करो या हमें कुछ सजेशंस दो अच्छे, उनको भी आप इन्वॉल्व करो अपने प्लान मेकिंग में। ठीक है? इनिशिएटिव का मतलब होता है टेकिंग फर्स्ट स्टेप, पहली स्टेप लेना।
ये एक इंटेलिजेंट पर्सन का गुण है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसिप्लिन के अगेंस्ट कुछ करेंगे, एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट कुछ करेंगे, ये बिल्कुल नहीं है। इनिशिएटिव जो है उसका एक एग्जाम्पल है जिससे कि एम्प्लॉय को आप सजेशंस वगैरह ले सकते हैं। इससे एक तो जो एम्प्लॉय है वो बिलोंगिंगनेस का सेंस फील करता है, मतलब उसको अपनापन लगता है कि हाँ यहाँ मैं भी बोल सकता हूँ, यहाँ मेरे भी ओपिनियन की कोई वैल्यू है और मैं अच्छा अगर कुछ बोलूंगा तो शायद मुझे रिवॉर्ड दिया जाएगा। उसके अलावा उसकी मेंटल ग्रोथ होती है, वो कंपनी से कंपनी के लिए अच्छा फील कर पाता है और उसके अलावा उसका कमिटमेंट भी बढ़ता है। जहां पर भी आपको लगता है कि आपके ओपिनियन की कदर है, आप वहां पर ज्यादा रहना पसंद करते हैं, इसलिए एम्प्लॉय का कमिटमेंट भी कंपनी की तरफ बढ़ता है। और जो ओपिनियन उसका सिलेक्ट आपने किया होगा कि अच्छा ये आपने अच्छा बताया, हम इस तरह से करके देखते हैं, तो वो उसके लिए मेहनत भी ज्यादा करेगा। तो इनिशिएटिव में है आप और एम्प्लॉय को पहल करने दीजिए। चलिए, लास्ट प्रिंसिपल है एस्पिरिट डी कॉप्स, जिसका मतलब होता है द स्पिरिट ऑफ, एस्पिरिट का मतलब द स्पिरिट ऑफ किस चीज की स्पिरिट, हार्मनी, यानी कि आपको यूनिटी की, हार्मनी की, टीम की स्पिरिट एम्प्लॉयज में प्रमोट करनी चाहिए कि आप सब टीम मेंबर्स हैं, आपको टीम के साथ मिलकर के काम करना है, आपको क्या करना है, एक साथ होकर के काम करना है। देखो ये है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल और अगेन आप सबको इन गोल्स के लिए काम करना है, इनके टुवर्ड्स काम करना है, तो आपको एक दूसरे के साथ में क्या करना पड़ेगा, टीम स्पिरिट रखनी पड़ेगी। आप सबको कोऑर्डिनेशन से चलना पड़ेगा। बस इतना सा है हमारा एस्पिरिट डी कॉप्स। चलिए, इसमें इन्होंने बताया है टीम के लिए इन्होंने बताया है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, तो इसलिए मैनेजर को एक टीम इनमें स्पिरिट जगानी है और ग्रुप गोल्स को हासिल करना है। कैसे, सब मिल करके, ठीक है। ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा काम आएगा, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम भी वहीं आएगी, लोग भी ज्यादा वहीं होंगे, टीम की जरूरत भी वहीं पड़ेगी, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में और ज्यादा काम आता है। अब यहाँ पर एक चीज अलग से हमेशा दी जाती है कि इसके लिए मैनेजर को क्या करना चाहिए, आई को रिप्लेस करके वी बोलना चाहिए, यानी हम एक टीम है, मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, हमें ये मिलकर करना है ताकि हम लोग गोल को अचीव कर सके। इससे उन लोगों में क्या होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट की, बिलोंगिंगनेस की स्पिरिट आएगी, ठीक है, फीलिंग्स आएगी, ठीक है। म्यूचुअल ट्रस्ट के एटमॉस्फेयर बनेगा, ग्रुप गोल्स अचीव करने में मदद मिलेगी, आपस में रिश्ते अच्छे होंगे इनके, और पेनल्टीज यूज नहीं करनी पड़ेगी, मतलब आपको उनको जबरदस्ती काम करवाना और ना काम करे तो उनको कुछ फाइन पेनल्टीज वगैरह लगाना, वो सब नहीं करना पड़ेगा। अगर आप उनको एक टीम में कन्वर्ट कर पाए कि हम मिलकर के काम करेंगे, हम एक टीम है, हम मिलकर के ये कर सकते हैं, तो वहां पर आता है एस्पिरिट डी कॉप्स। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे लगता है वो लगता है जो चींटियों वाला आपने हमेशा सुना होगा कि चींटी तो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन फिर भी वो लोग मिल करके किसी भी एक बड़े ऑब्जेक्ट को जो उनके लिए कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है उठा करके ले जाने में सक्सेसफुल हो जाती है। तो इनको भी गोल अगर अचीव करना है तो इनको क्या करना है, टीम वर्क करना पड़ेगा, और ये मैनेजर का काम है कि मैनेजर प्रमोट करे एस्पिरिट डी कॉप्स को, यानी कि स्पिरिट ऑफ हार्मनी, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, इस सबको क्या करना पड़ेगा, मैनेजर को प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स। 14 प्रिंसिपल्स, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप बता सकते हैं, मैं आपको वन लाइन में एक बार और बता देती हूँ फटाफट से। देखो, सबसे पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क, जिसके अंदर सिंगल लाइन ये थी कि काम को छोटे छोटे टास्क में बांट दो और एक ट्रेन्ड पर्सन को जो भी कॉम्पिटेंट है उसके लिए उसको असाइन कर दो उस काम के लिए। सेकंड था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था बैलेंस होना चाहिए, ना अथॉरिटी ज्यादा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा। अथॉरिटी ज्यादा हो गई तो मिसयूज हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई तो डिले हो जाएगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था डिसिप्लिन, जिसमें हमने पढ़ा था रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको अच्छे से फॉलो करना है सिस्टमैटिक वर्किंग के लिए। फिर हमने पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड, जिसमें हमने पढ़ा था एक बॉस से ही एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर्स मिलने चाहिए, एट द सेम टाइम 2 सुपीरियर्स नहीं होने चाहिए वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हमने 2 वर्ड्स पढ़े थे, यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब वन हेड वन प्लान, एक दिशा में गोल को अचीव करने के लिए आपकी सारी जो एफर्ट्स हैं वो जाने चाहिए। फिर हमने पढ़ा था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब कि आपको जनरल इंटरेस्ट को सुपीरियर रखना है और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट रखना है।
फिर हमने पढ़ा था रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब कि फेयर पे हमें उनको देना है। फेयर का मतलब कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कम से कम एटलीस्ट उतना तो हम दें। फिर था सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर एक जगह इकट्ठी रहे, सेंट्रलाइज रहे। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब आप बांट दो। इसमें हमने पढ़ा था इनके बीच में बैलेंस होना चाहिए, डिपेंड करता है सुपीरियर कैसा है, सबऑर्डिनेट्स कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा है, इन सब पे, लेकिन बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और, सेंट्रलाइज्ड अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, अगर सेंट्रलाइज ज्यादा हो गया तो फिर सारी पावर एक जगह हो जाएगी, काम बहुत धीरे होगा। और डिसेंट्रलाइज ज्यादा हो गया तो उसकी अथॉरिटी जो है वो बिल्कुल ही चली जाएगी। स्केलर चेन, हम लोगों ने एक चेन बनाई थी जिसमें हमने कहा था ये एक चेन है, ये एक कम्युनिकेशन और अथॉरिटी की एक चेन है कि भाई इस तरह से ही आपकी अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन चलेगा, इसको तोड़ना नहीं है। लेकिन अगर अर्जेंट सिचुएशन हो तो सेम लेवल वाले लोग तोड़ के क्या कर सकते हैं, पूछ करके, मतलब वैसे तोड़ के नहीं, आपस में बात कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं गैंग प्लैंक। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑर्डर। हर चीज के लिए और हर इंसान के लिए एक ऑर्डर होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए, सर्टेन प्लेस फॉर एवरीथिंग और सर्टेन प्लेस फॉर एवरीवन, ठीक है। और वो उसी जगह मिलना भी चाहिए। फिर ऐसा नहीं सिर्फ जगह बना के छोड़ दी कि इस कैबिन में प्रिंसिपल सर मिलेंगे, लेकिन प्रिंसिपल सर कभी आज तक हमें उस कैबिन में नहीं मिले। नेक्स्ट आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कोई डिस्क्रिमिनेशन कम से कम इस बेसिस पे, इन अदर देन वर्क वाले बेसिस पे, लैंग्वेज, रिलीजन वगैरह वगैरह के बेसिस पे नहीं होने चाहिए, वरना फिर लोग बहुत डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यानी कि आप एक बार जब सेलेक्ट कर ले उसके बाद में आपको उनको रखना है, उनको जल्दी से निकालना नहीं है, क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं ट्रेनिंग वगैरह पे और बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन भी आ जाता है, जॉब इनसिक्योरिटी भी आ जाती है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। आपको कोशिश ये करनी है कि आप उनको पहल करने दें, आप उनको अपने सजेशंस देने दें। और लास्ट आता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, जिसका मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट है उसको प्रमोट करना है, टीम स्पिरिट को, ठीक है, और मिलकर के काम करवाना है, गोल्स को अचीव करना है। आज के लिए इतना ही। अब सबसे पहले आपको इस क्लास के बारे में, अगर आपको ये क्लास, ये प्रिंसिपल समझ में आए हैं तो प्लीज़ आप बताइए, आपको कमेंट करना है, आपको बताना है। अभी तक हमें आपकी जितने भी रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है, मिल रहे हैं तो, और अभी भी आप प्लीज़ इनको कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक लेंगे इसके बाद में टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।